नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल। यहां पर आपको मिलेंगी हर दिन की ताजा हिंदी खबरें, सबसे तेज और सबसे सटीक। देश विदेश की बड़ी खबरों से लेकर राजनीति, मौसम, टेक्नोलॉजी और ट्रेंडिंग टॉपिक्स तक हर अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं आसान और साफ भाषा में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल पर मिलती है हर खबर सबसे पहले। स्वागत है आज की इस बड़ी रिपोर्ट में। आइए जानते हैं 20 मई 2026 की उत्तर प्रदेश की 4 प्रमुख खबरें। नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मई 2026 के प्रमुख प्रशासनिक, बुनियादी ढांचा और नागरिक नियमों से जुड़े अपडेट्स पर। एक स्थानीय सरकारी समिति के नजरिए से देखें तो राज्य में इस वक्त बड़े बड़े विकास कार्यों और प्रशासनिक नियमों में बदलाव का एक लंबा दौर चल रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे काम की बातों पर आते हैं और समझते हैं कि धरातल पर आखिर क्या बदल रहा है। आज का हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। पहला, बुनियादी ढांचा और शहरी विकास। दूसरा, स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण मामले। तीसरा, स्वास्थ्य और शिक्षा नीतियां। और अंत में नागरिक नियम व कल्याण योजनाएं। चलिए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, बुनियादी ढांचा और शहरी विकास। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 4,000 करोड़ रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये भारी भरकम निवेश उत्तर प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर पार्क के लिए होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 48 एकड़ में फैली फॉक्सकॉन की इस बड़ी परियोजना की समीक्षा की है। सच कहें तो यह प्रोजेक्ट राज्य के औद्योगिक और तकनीकी परिदृश्य को पूरी तरह से बदलने वाला है। लेकिन बात सिर्फ कंक्रीट और टेक्नोलॉजी की नहीं है। पर्यावरण के मोर्चे पर भी एक बेहद दिलचस्प काम हो रहा है। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे 300 एकड़ का एक रिवर फॉरेस्ट प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिसमें करीब 350 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सबसे खास बात क्या है? वो ये कि नदी के प्राकृतिक बहाव को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। मकसद सिर्फ इतना है कि पक्षियों और जलीय जीवों को उनका सुरक्षित प्राकृतिक घर मिल सके। शहरी विकास और पर्यावरण का ये बैलेंस वाकई काबिले तारीफ है। शहरी जीवन से जुड़े कुछ और भी जरूरी अपडेट्स हैं। जैसे पीएम आवास योजना के तहत धोखाधड़ी रोकने के लिए अब थर्ड पार्टी जांच अनिवार्य कर दी गई है। मतलब अब क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। उधर लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर में 646 प्रीमियम लेक व्यू फ्लैट्स बना रहा है। ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमी की बात करें तो स्थानीय टैक्स की वजह से प्रमुख जिलों में पेट्रोल डीजल के रेट्स में बदलाव हुआ है। साथ ही मरम्मत के बाद जम्मू कटरा ट्रेन रूट फिर से बहाल हो गया है, जबकि राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों पर बहस का दौर अभी भी जारी है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण मामले। यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। 26 मई के बाद गांवों का प्रशासन आखिर संभालेगा कौन? असल में राज्य के 57,000 से ज्यादा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल इसी 26 मई को खत्म हो रहा है और चुनाव की तारीखें अभी तय नहीं है। तो गांव के विकास कार्य कैसे होंगे? इस बड़े सस्पेंस को खत्म करने के लिए पंचायती राज विभाग ने एक अंतरिम प्रशासन का प्रस्ताव सीधे कैबिनेट को भेज दिया है। और हां, जब भी पंचायत चुनाव होंगे उनके लिए एक व्यवस्थित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसे ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला कहा जाता है। इसके 3 चरण हैं। पहला, एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाना। दूसरा, एक वैज्ञानिक और अनुभवजन्य अध्ययन करना। और तीसरा, उसके आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू करना। ये पूरी कवायद चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। कृषि क्षेत्र के डेटा पर नजर डालें तो नतीजे काफी उत्साहजनक हैं। इस बार 61.20 लाख क्विंटल सहकारी गेहूं की खरीद हो चुकी है, जो राज्य के कुल लक्ष्य का लगभग 42% है। कमाल की बात यह है कि इस खरीद में सहारनपुर जिला सबसे आगे रहा है, जिसके बाद झांसी और जालौन का नंबर आता है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ बड़े ही इनोवेटिव तरीके भी आजमाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए वाराणसी में जिला प्रशासन किसानों को मखाना और सिंघाड़े की खेती के लिए बिल्कुल मुफ्त ट्रेनिंग और बीज दे रहा है। यही नहीं, बगीचों की जो खाली जमीन पड़ी है वहां सूरन और हल्दी उगाई जा रही है। कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने का ये मॉडल काफी शानदार है। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, स्वास्थ्य और शिक्षा नीतियां। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा विस्तार होने जा रहा है। सरकार 5 नए इंटीग्रेटेड आयुष मेडिकल कॉलेज खोलने वाली है। ये कॉलेज मेरठ, आगरा, गोंडा, बस्ती और मिर्जापुर में बनेंगे।
हर कॉलेज की क्षमता 60 बिस्तरों की होगी और इनके लिए जमीन भी फाइनल कर दी गई है। ये एक क्षेत्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का एक बहुत ही ठोस कदम है। और ये जो आंकड़ा है 13,315 करोड़ रुपए, ये आयुष्मान भारत योजना के विशाल पैमाने को दिखाता है। राज्य में 50 लाख से ज्यादा लोगों ने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया है और ये भारी भरकम रकम सीधे अस्पतालों के खाते में ट्रांसफर की गई है। ये बताता है कि योजना जमीन पर कितनी असरदार साबित हो रही है। हालांकि मेडिकल सेक्टर में सब कुछ इतना स्मूथ नहीं है। अभी एक बड़ा विवाद चल रहा है। ऑनलाइन कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा दवाएं बेचने के विरोध में पारंपरिक मेडिकल स्टोर्स हड़ताल पर हैं। वाराणसी में इसका बहुत बड़ा असर है, जहां पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी सहित 6000 से ज्यादा छोटी बड़ी दवा की दुकानें इस कॉर्पोरेट दखल के खिलाफ लामबंद हो गई हैं। शिक्षा और परीक्षाओं से जुड़े भी कई क्विक अपडेट्स हैं। निजी विश्वविद्यालयों की मॉनिटरिंग के लिए 12 डिजिटल मॉड्यूल बनाए गए हैं। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए अमेज़न के जरिए एनसीईआरटी की किताबों की मुफ्त होम डिलीवरी शुरू की गई है। इसके अलावा अग्निवीर परीक्षा के लिए छात्रों की सहूलियत को देखते हुए क्यूआर आधारित एडमिट कार्ड लाए गए हैं और यूपी पॉलिटेक्निक परीक्षा के फॉर्म में सुधार के लिए आज से करेक्शन विंडो खोल दी गई है। इन सब के बीच एक स्वादिष्ट पहल भी है। बनारसी चाट और लखनवी कबाब जैसे पारंपरिक खानपान की अब ग्लोबल ब्रांडिंग की जा रही है। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, नागरिक नियम और कल्याण। पब्लिक सेफ्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ सख्त कदम उठाए गए हैं। गाजियाबाद में कानून व्यवस्था के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसका सीधा मतलब है कि बोतलों में पेट्रोल बेचने और बड़े प्रदर्शनों पर सख्त रोक है। प्रशासनिक स्तर पर देखें तो स्थायी डीजीपी के लिए एक पैनल केंद्र की मंजूरी के लिए यूपीएससी को भेजा जा चुका है। वहीं रोजगार के मोर्चे पर यूपीएसएससीसी ने 170 विधानसभा रक्षक और फायरमैन पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। एक अच्छी बात यह भी है कि आवारा कुत्तों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य सरकार की नीतियों की काफी तारीफ हो रही है। लेकिन सरकार के सामने कुछ कड़े न्यायिक सवाल भी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों के मुद्दे पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने साफ साफ कहा है कि पीड़ितों के लिए कोई भी प्रभावी दीर्घकालिक पुनर्वास नीति मौजूद नहीं है। ये एक गंभीर टिप्पणी है जिसने शीर्ष अधिकारियों को जवाबदेह बना दिया है। अब अगर हम राज्य की सुरक्षा परिदृश्य को डेटा के चश्मे से देखें तो पिछले 9 वर्षों के सरकारी आंकड़े सामने आते हैं। इन 9 सालों में 17,000 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर हुए हैं और 34,000 से अधिक अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इन कार्रवाइयों में 289 अपराधियों की मौत हुई है और फर्ज निभाते हुए 18 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं। ये डेटा राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ऑपरेशंस के वास्तविक स्केल को बयां करता है। आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक और सख्त कानून लाने की तैयारी है। ये है प्रस्तावित उत्तर प्रदेश घातक मांझा निर्माण, बिक्री और उपयोग निषेध अधिनियम। इसका लक्ष्य जानलेवा चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से बैन लगाना है। और सबसे अहम बात, इस कानून में पहली बार मांझे से घायल होने वाले पीड़ितों को मुआवजा देने का भी स्पष्ट प्रावधान किया जा रहा है। तो इन तमाम अपडेट्स को देखने के बाद, चाहे वो ग्राम पंचायतों का प्रशासन हो, बड़े बड़े शहरी प्रोजेक्ट्स हों, सख्त होते सुरक्षा नियम हो या फिर नई स्वास्थ्य नीतियां, आज का ये विश्लेषण हम एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये जो बड़े प्रशासनिक बदलाव हो रहे हैं, ये आने वाले दशक में एक आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह से बदल कर रख देंगे, ये सोचने वाली बात है। और आगे भी इसके असर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज के इस विस्तृत नीतिगत विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही उत्तर प्रदेश और देश की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।